अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एज़ोइक डाइज ऑन काटन। एज़ोइक डाइज ये आर्टिफिशियल डाइज है, डाई स्टफ्स हैं। 1912 में ये याद हुए थी। अपनी कम रेंज की वजह से ये कुछ ऐसी इसकी बैड करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इनको अबॉलिश कर दिया गया और आजकल बिल्कुल ये मार्केट से तकरीबन आउट हो चुके हैं। लेडीज़ के लिए मनकूसात के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो और रज़ाइयों वगैरह के लिए, लेडीज़ के लिए जो है ना क्लॉथिंग धागों के लिए, अजरक वगैरह की प्रिंटिंग रज़ाई डेकोरेशन मटेरियल वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो आजकल इसका जो है वो बिल्कुल मैंने तो अपनी 26-27 साल कैरियर में, टेक्सटाइल के कैरियर में, मैंने तो इसको नहीं देखा एज़ोइक डाइज की हो रहा। बिकॉज इसमें सबसे बड़ी जो इसमें प्रिकॉशन जो है वो ये होती है कि हवा से भी बचाना होता है, धूप से भी बचाना होता है, अल्कलाइन एसिडिक फ्यूम से भी बचाना होता है। तो अब हवा से कौन बचाए? धूप भी लग सकती है, हवा भी लग सकती है। सो काफ़ी सारी इसमें एहतियातें थी, बहुत सारी एहतियातें होती हैं। तो इसलिए ये फिर नो डाउट कि मार्केट से इस वक्त शायद ही खाल को बंदा स्टेक होल्डर को, मिल ओनर इसको अप्लाई कर रहा हो एज़ पर डिमांड ऑफ कस्टमर में भी यूरोप से या बाहर से कहीं से कहा जाता हो कि ये एज़ोइक डाइज करके दें। तो वैसे रूटीन में हमारे फैसलाबाद में अब जो हब है टेक्सटाइल की, यहाँ पे मैंने तो ऐसा कहीं एज़ोइक डाइज होता आज तक नहीं देखा। 26-27 साल मेरा कैरियर जो है वो ऑनवर्ड मेरा एक्सपीरियंस है 95 से ऑनवर्ड। तो बेटा डिस्पाइट एवरीथिंग हमारा चूँकि ये सिलेबस का हिस्सा है, हमने इसको स्टडी करना है, मैंने डिलीवर करना है क्या पर। सो इसमें मैं हाईलाइट करूँगा एज़ोइक डाइज। बेटा इनको नाम इसलिए दिया जाता है कि इनके अंदर एज़ो ग्रुप पड़ा है। एज़ो ग्रुप होता है। एज़ो ग्रुप किसको कहते हैं? जिसमें अल्काइल या अराइल के साथ नाइट्रोजन जो है ये डबल बॉन्ड, ये इसकी आपको बता दी, सिंबल आपको मैंने बता दी। इसको कहते हैं एज़ो ग्रुप। इन रंगों में ये एज़ो ग्रुप मौजूद होता है जिसकी वजह से इनको एज़ोइक डाइज कहते हैं। ये दो मरलों में ये अप्लाई होते हैं और डेवलप होते हैं। इनमें देयर आर 2 फेजेस। पहला फेज होता है नेपथॉल और ब्रेनथॉल की पैटर्न होती है। फेज 1 जो है नेपथॉल या ब्रेनथॉल, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में इनसॉल्युबल इन वाटर। इसको सॉल्युबल बनाने के लिए क्या करते हैं? कास्टक और साबुन के साथ इसको हल करते हैं। कास्टक प्लस सोप लाइक DTC और पानी। ये ब्रेनथोल या नेपथोल जिसमें भी आपने अप्लाई कर रहे हैं उसको पहले पानी में हल करना होता है। तो इसकी अप्लाई कैसे करना है? कपड़े के ऊपर इसको आपने पैड करना है पैडर के ज़रिए, जिसमें एक यूनिफॉर्म प्रेशर के ज़रिए 2 गेजें होती हैं, राइट और लेफ़्ट। ये सामने पैड लगा हुआ अगर दिखा सकते हैं, ये पैडर है। ये दरमियान वाली जो हमारी पैडिंग मशीन है, इस पर राइट और लेफ़्ट 2 नॉब लगी होती हैं और पीछे वो कंप्रेसर पड़ा हुआ है, एयर आती है। इस तरह ये दरमियान में 2 रूले होते हैं, ये प्रेस होते हैं और इवन जो है ना वो ऊपर से हम इसको यहाँ लैब की हद तक ऊपर से हम इसको सोल्यूशन डालते हैं डाई का या केमिकल का। लेकिन वो जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे वो ट्रफ्स होते हैं, नीचे पैडिंग मैंगल होती हैं। पैडिंग मैंगल से उसको कपड़ा आया, वहाँ से गाइड रोलर के ज़रिए बैच वो इमर्स हुआ, आगे गया, ऊपर जाके वो उस पैडर से गुजर के वो निचड़ गया अप टू मैक्सिमम 80%। कितनी पैडिंग रिकमेंडेड है? 80%। 80% पिकअप जो है, कितनी पैडिंग होनी चाहिए? 80। फिनिशिंग में भी 80% रिकमेंडेड है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे आइटम्स हैं, ये फिनिशिंग आइटम्स हैं। ये इलास्टोमर हैं, सेमी माइक्रो हैं, मैक्रो हैं, इस तरह काफ़ी सारी जितनी प्रोडक्ट है 80%। और ये कैसे आएगा? 30% आप प्रेशर रखेंगे। 30% LBS पाउंड पर स्क्वायर इंच।
30 पाउंड पर स्क्वायर इंच आप दोनों नाबों का, गेजों का प्रेशर बराबर करेंगे। दिस इज़ अ की वर्ड, मैं आपको ये गुर बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। आपने 30 प्रेशर रखना है दोनों नाबों का, 30 प्रेशर, दोनों प्रेशर पैडर की आपने गेजों का 30 कर देना है मीटर के ऊपर। और जो आपकी फाइनल पिकअप आएगी वो कपड़े की पिकअप में कि कपड़े ने कितने अपने वेट का कितने परसेंट, अपने वेट अगर उसका 10 ग्राम है तो उसने कितने परसेंट उसका वेट जो है वो पिक किया है। तो ये इसका 80% होना चाहिए एटलीस्ट। तो पैडिंग से आप पैडिंग कर लें तो उसमें टेम्परेचर जो है 50-60 डिग्री तकरीबन होता है, 30 से 50 डिग्री। पैडिंग के दौरान टेम्परेचर कितना होता है? 30 से 50 डिग्री होता है। जस्ट इमर्स पैड एंड ड्राई, और इसको आपने ड्राई करना है। इसके बाद इसको ड्रायर के जरिए, आईआर ड्रायर भी आए हुए हैं, हॉट जो है ना वो बॉक्स ड्रायर भी है, जिस तरह ड्राई ही ड्रायर इसको चैम्बर होते हैं। तो इसको आपने हवा, रोशनी और पानी से बचा के रखना है। अब यहाँ पे आके जो प्रिकॉशन है, ये इतनी सख्त प्रिकॉशन है कि जब आपने पैड कर लिया है, अब आपने इसको जो है ना वो ड्राई भी करना है। और हवा से कैसे बचाएंगे? बहुत मुश्किल होता है। एयर टाइट चैम्बर्स में से इसको ड्राई करें, उससे पहले हवा लगने का खतरा होता है, तो पैचेस आने का खतरा होता है, जिसकी वजह से, इस ड्रॉबैक की वजह से इसको अबॉलिश कर दिया गया है। अच्छा, ये आपने अब पैड कर लिया, पैडिंग के बाद इसको ड्राई किया, उस दौरान आपने हवा, रोशनी, पानी से बचा के रखना है। अवॉइड एयर, वाटर एंड लाइट, सनलाइट बचा लिया। और इसकी जो हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट है जो ड्राइड फॉर्म में होगी, उसको हमने आगे डेवलप करना है। ये फर्स्ट फेज था, अब सेकंड फेज है। सेकंड फेज इसको डेवलपिंग कहते हैं। डेवलपिंग किस में करनी है? साल्ट या बेस में। स्पेसिफिक साल्ट होते हैं या बेस होती है। दीज आर, साल्ट जो है वो पानी में सॉल्युबल होता है, जबकि बेस को पानी में सॉल्युबल करना पड़ता है। साल्ट जो है, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, बट बेस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसको सॉल्युबल कैसे बनाना है? आपने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नमक का तेजाब, नमक के तेजाब के साथ इसको आपने हल करना है। और इसका जो कंट्रोलिंग टेम्परेचर होगा, इसका जो कंट्रोलिंग टेम्परेचर होगा इसकी डेवलपिंग का, वो बिल्कुल कोल्ड होगा। क्या होगा? कोल्ड। कंट्रोलिंग टेम्परेचर विल बी केप्ट कोल्ड। ये कैसे होगा? अब गर्मी है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, गर्मी के दिनों में कैसे ले सकते हैं? तो फिर इसको, इस जो पैडिंग जो है हमारा जो फाइनल डेवलपिंग में बात है, इसके अंदर बर्फ के टुकड़े डालते हैं, बर्फ के ब्लॉक डालते हैं। किसमें क्या डालते हैं? बर्फ के ब्लॉक डाल के इसकी डेवलपिंग की जाती है। इन सारे जो है ना ये स्यापों की वजह से डाइंग मास्टर जो है वो कायल कर लेता है मिल ओनर को, अपने मालिक को, कि सर ये आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, रंग भी महंगे लाने हैं, मिलते भी मुश्किल से हैं, महंगे रंग आएंगे, पहले नफ्थॉल लाएंगे, ब्रेनथॉल लाएंगे, उसको पानी में हल करने के लिए कास्टिक डालेंगे, साबुन डालेंगे, कितना स्यापा है। पहले फर्स्ट फेज में आप उसको पैड करेंगे, हवा से बचाएंगे, कोशिश करेंगे, सनलाइट से बचाएंगे, आपने बड़ी प्रिकॉशनें करनी है। फिर आपने ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपने इसको डेवलपिंग करनी है। डेवलपिंग करने के लिए आपको साल्ट चाहिए होगी या बेस चाहिए होगी। अब वो एक नंबर है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। अब साल्ट तो पानी में हल पजीर है, साल्ट में चलो इसको डेवलप कर लिया, ठंडे पानी में बर्फ़ के ब्लॉक डाले, उसको पैड किया, मर्ज किया, उसको निकाल लिया, फिर उसको सोपिंग करना है। उसके बाद मज़ीद इसकी सोपिंग करनी है। यह मतलब साल्ट अगर सॉल्युबल है वो करके डेवलपिंग करके बर्फ़ डाल के फिर भी इसकी सोपिंग करनी है। कितने प्रोसेस हो गए। अब बेस में तो पहले बेस को हल करें, फिर इसको डेवलप करें, बर्फ़ डालें, फिर उसके बाद फिर सोपिंग भी करें, वॉश करें। तो ये सारे इन कामों से ये लेबर इतनी को पढ़ी लिखी भी पाकिस्तान में नहीं है कि टेक्नीशियन है कि आप मतलब क्वालिफाइड है। आप तो अप्रेंटिस हैं, आपको मिलों की तरफ हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए हैं, आप सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, आप तो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, आप तो मतलब कुछ ना कुछ जानते हैं। तो जो है ही बंदा अनपढ़ है, उसको क्या पता, उसने तो कहीं ना कहीं बेहतियाती ज़रूर कर जानी है। तो बेटा इस वजह से इनको इस एजोक डाइज जो है, ये क्लास जो है 12-14 रंगों की क्लासें हैं। देयर आर 12 to 14 क्लासेस ऑफ डाइज। तो मैंने आपको टिप्स में बताया हुआ है। कोई बच्चा बता सकता है मुझे
नंबर 1 डायरेक्ट डाइज, बेसिक डाइज, सल्फर डाइज, वेट डाइज, सॉल्युबलाइज्ड वेट डाइज, रिएक्टिव डाइज, एजोइक डाइज, पिगमेंट डाइज, ऑक्सीडेशन डाइज, एसिड डाइज, एसिड क्रोम डाइज, डिस्पर्स डाइज, कलरलेस डाइज। तो ये बेटा कुछ क्लासेज है जो एक एजोइक स्टेबलाइज डाइज भी पढ़ा जाता था। एजोइक स्टेबलाइज 14वां नंबर है एजोइक स्टेबलाइज डाइज का, वो एक और काइंड है, वो भी अबॉलिश हो चुकी है। तो ये एजोइक जो है और ये ऑलमोस्ट अबॉलिश हो चुके हैं, लेकिन बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, करिकुलम आपका हिस्सा है, आपको पढ़ाना ज़रूरी है, वो मैंने डिलीवर कर दिया है। होप आपने इसको फॉलो किया है, सब बच्चों ने फॉलो कर लिया। Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज़ इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो फास्टर प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो बहुत कमज़ोर होती हैं। अच्छा, इससे और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि फास्टर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी कमज़ोर आती हैं। इतनी जो टेंशन की है, हमने टेंशन ली है, इतनी टेंशन ली, पानी से बचाया, लाइट से बचाया, एसिड फ्यूम से बचाया, तो उसके बाद अगर रंग चलो अच्छा हासिल हो जाए तो चले उसकी फास्टर प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती। फास्टर प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है कि पर्सपायरेशन के लिए, वाशिंग के लिए, क्लोरीन के लिए, एसिड के लिए, उसकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज, जो रंग वहाँ से तेज़ाब लग जाए, उतरता है कि नहीं उतरता, पसीने से रंग उतरता है कि नहीं उतरता, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सनलाइट से रंग कितना फेड होता है, कितना उतरता है, उसकी फिर आगे असेसमेंट होती है। AATCC मैंने आपको रेटिंग कार्ड बताए थे, तो उनके साथ उसकी ग्रे कार्ड से उसकी रेटिंग करते हैं। उसकी जो रेटिंग है वाशिंग की 5 नंबर होते हैं, जबकि लाइट के 8 नंबर होते हैं। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, वाशिंग के आपने जो वाशिंग टेस्ट लगाना है उसकी आप वाशिंग स्टेबिलिटी चेक करनी है कि ये ब्लीड करता है कि नहीं करता। धुलाई से ये रंग आपने कपड़े पर डाई कर दिया तो या धुलाई में ब्लीड तो नहीं करता, तो ख़ास स्पेसिफिक न्यूट्रल सोप के साथ इसकी वाशिंग करते हैं 60 डिग्री पे आधा घंटा। तो जो उसका रिजल्टेंट सैंडविच बना के वाइट फैब्रिक, मर्सराइज फैब्रिक के ऊपर जो स्टेनिंग आएगी उसको चेक किया जाता है। ISO कार्ड AATCC का ग्रे कार्ड कहते हैं, वहाँ पर 1 2 3 4 5 वो रेटिंग होती है। अगर 3 to 4 आए तो गुड होता है, अगर 2 आए तो पुअर होता है, वो रंग वाशिंग में पुअर होगा। तो इसी तरह इनकी उस स्टैंडर्ड पे इनकी रेटिंग निकाली हुई है, फास्टर प्रॉपर्टी निकाली हुई है। तो इसमें इसकी जो है ना वो क्लोरीन और तेज़ाब में फास्टेस्ट प्रॉपर्टीज़ का म्यार अच्छा होता है, क्लोरीन और तेज़ाब में। लाइट और समुद्री पानी के लिए फास्टर का म्यार, फास्टर प्रॉपर्टी अच्छी होती है, एक्सीलेंट होता है। जबकि ड्राई क्लीनिंग, पसीना, ब्लीचिंग फास्टर प्रॉपर्टी कम होती है। ड्राई क्लीनिंग, कपड़े को ड्राई क्लीन भी करना है एक्सपोर्ट वालों ने, पसीना भी इंसान को आना है, पसीना भी आना है, चाहे लेडीज़ ने पहना हो जेंट्स ने पहना हो, पसीना भी आएगा। तो उससे ये जो कलर है दीज आर सेंसिटिव टूवर्ड्स पर्सपायरेशन। तो ब्लीचिंग, उसको कपड़े में ब्लीच भी हल्की सी डाल सकते हैं, कभी लग जाती होती है वाशिंग मशीनों में, आप क्लोरीन ब्लीच आपको टांका लग जाता होता है। रिएक्टिव डाइज भी उड़ जाते हैं और एजोइक डाइज भी उड़ जाते हैं। तो बेटा इन सारे ड्रॉबैक्स की वजह से इसको जो है अबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन आपको मैंने ये डिलीवर कर दिया, आपने भी आपके इम्तहान में भी आ जाए। तो ये आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। कल कम अज़ कम आप सुपरवाइज़र बनने जा रहे हैं, आपको अगर कोई पार्टी डिमांड करती है, डाइंग मास्टर से डिस्कशन होती है, तो आप उनको कम अज़ कम, अक्सर हमारे 70% 80% बंदे जो हैं डाइंग मास्टर जो है वो अनपढ़ हैं, सीख के आए हुए हैं और 4-4 5-5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। तो आप उनको गाइड करें कि सर ये हमारे सर ने बताया था कि ये एजोइक है, इस तरह इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, इसको आप एग्जाम कर दे तो वेल एंड गुड, इसकी जगह पे कोई और आप क्लास चूज़ कर लें, ठीक है। तो मैं आई थिंक कि आपने फॉलो किया है, आपको समझ आ गई है। चलें, ये आज एजोइक डाइज आज हमारा यहाँ पे हम इसको इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए आपसे फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।